हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने एग्जाम होने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं इसमें हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग के एमसीक्यूज, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसकी 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हमारी रहेगी हमारी 5वीं क्लास होगी। और जो हमने टारगेट लिया था 100 एमसीक्यूज के अकाउंटिंग का, जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के लिए, आज इस श्रृंखला का अंतिम दिन है, अंतिम क्लास है, उसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए क्लास शुरू करेंगे अकाउंटिंग के, ठीक है, एमसीक्यूज की। चलिए बात करते हैं, क्लास शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में और हमारे ऐप के बारे में। हमारे ऐप का नाम है एग्जाम वेब। यदि अभी आज तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अब हम हमारे कोर्स की बात करते हैं तो हमारे कोर्स जो भी साथी हमारे हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ की, उनके लिए हम लेकर आए हिंदी माध्यम में ये कोर्स, जो मात्र मिल रहा है आपको 449 रुपए में ये मिल रहा है, जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट को कवर कराएंगे, हिंदी माध्यम में कवर कराने वाले हैं। चाहे आपको लेबर लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग, ये सब कैसे कराने वाले हैं, ये सब आपको हम हिंदी में कवर कराएंगे। तो यदि एक अफोर्डेबल प्राइस में आप एक कोर्स चाहते हो जो आपके होने वाले यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए एक बूस्टर साबित हो, एक मास्टर स्ट्रोक हो, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो। किसी भी दिक्कत के लिए यदि आपको कोई क्वेरी करनी है तो दिए गए हमारे नंबर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हो, अपनी क्वेरी को भी क्लियर कर सकते हो। हालांकि देखिए, इसका रेगुलर प्राइस आपका 449 ही रहता है, लेकिन यदि आप कूपन को इस्तेमाल करते हो FEST 100, क्या कूपन कोड इस्तेमाल करोगे? FEST 100, तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 349 रुपए में। ये कोर्स आपको मिलने वाला है कितने में? तो 349 रुपए में मेरे साथियों आपको मिल जाएगा। तो देर मत करिए, कोर्स को परचेस करिए और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। क्लास हमारी, चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें हमारा 5वां श्रृंखला है, क्योंकि हर क्लास में हमने 20-20 क्वेश्चन करते आए थे और आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग 100 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि एक कंपनी सभी आवश्यक सहायक बही रखती है तो जर्नल उचित में दर्ज होने वाले लेन देन के लिए जर्नल उचित खाता, क्या है, जर्नल उचित खाता बही में किस प्रकार की पोस्टिंग की जाती है, किस प्रकार की पोस्टिंग की जाती है? चलिए इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। साथियों, जो अभी क्लास चल रही है, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपने अभी तक 100 एमसीक्यूज करते आए हो, यदि आपको इसमें क्यूज के फॉर्म में देखना है, क्विज के फॉर्म में देखना है, तो आप कुछ नहीं, कम से कम हमें इस वीडियो पे 50 कमेंट आ जाए। कितने? 50 कमेंट यदि इस वीडियो पर आ जाते हैं, आप शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों से कहिए, कुछ भी करिए। यदि इस पे 50 कमेंट आ जाते हैं तो यही जो आपकी क्यूज होगी, जो आपकी क्लास हुई है, इसके क्यूज आपको हमारे ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल फ्री में ये क्यूज आपको उपलब्ध हो जाएंगे। टॉप 100 एमसीक्यूज ये आपको उपलब्ध हो जाएंगी यदि क्या होता है, इस वीडियो पर 50 कमेंट आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, उसका फिर हम लोग क्या देखते हैं, उसका फिर हम लोग आंसर देखेंगे कि आंसर हमारा क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ बात की गई थी आवश्यक सहायक बही के बारे में बात करिए, अगर रखता है तो जर्नल उचित, क्या है, जर्नल उचित में दर्ज होने वाला, जर्नल उचित की बात की गई है। इसमें जो लेन देन दर्ज होगा, जो आपके किसके लिए, जर्नल उचित खाता बही के लिए, तो किस प्रकार की पोस्टिंग की जाएगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। केवल एक खाता प्रभावित होता है, इसके लिए एकल प्रविष्टि होती है। एकल प्रविष्टि तो आपकी नहीं होती है, इसमें सिंगल एंट्री इसमें नहीं होती है। यह दोहरी प्रविष्टि होती है, यहाँ तो क्या है, यहाँ दोहरी प्रविष्टि नहीं होती है, बल्कि केवल सारांश प्रविष्टि होती है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है। अगला देखिए, प्रत्येक लेन देन के लिए दोहरी प्रविष्टि की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे नियमित जर्नल में की जाती है। तो ही आपका ठीक हो जाएगा। क्या होगा आपका? डबल एंट्री की जाती है। क्या की जाती है? डबल एंट्री की जाती है, यही आपका सही आंसर होगा। डबल एंट्री आपकी की जाएगी। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। देखिए साथ ही जो आपके क्यूज होंगे, उसमें जो मैं आपको बताऊंगा उसके आंसर होंगे, उसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको मैं कराऊंगा। बस सत्य आपको क्या करना है, इस वीडियो पे 50 कमेंट होने चाहिए, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, क्विज आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और मिलेगा क्विज हमारे ऐप पर ही, एग्जाम वेब पर, तो उसको भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शुद्ध लाभ अनुपात क्या है? शुद्ध लाभ अनुपात
और गैर परिचालन आय, क्या है, गैर परिचालन आय और व्यय में क्या प्रभाव है, ठीक, क्या प्रभाव होता है ये आपको बताना है, किसमें, शुद्ध लाभ अनुपात में और गैर परिचालन आय में और व्यय का, आय का और व्यय का क्या प्रभाव होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। गैर परिचालन आय जोड़ी जाती है और गैर परिचालन व्यय घटाया जाता है, क्या है, गैर परिचालन आय जोड़ी जाती है और गैर परिचालन आय घटाया जाता है, क्योंकि यह अनुपात कंपनी की समग्र लाभप्रदता को मापता है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह केवल परिचालन गतिविधि से संबंधित है, इसलिए गैर परिचालन मदों को बाहर रखा जाता है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि शुद्ध लाभ की गणना में गैर परिचालन आय जोड़ी जाती है, लेकिन गैर परिचालन आय को व्यय से दूर रखा जाता है। केवल गैर परिचालन आय को बाहर रखा जाता है, लेकिन गैर परिचालन व्यय को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका क्या होगा, तो गैर पहचान ऐप जो होती है वो आपकी कैसी होगी, वो आपकी जोड़ी जाएगी, क्या होगी, वो आपकी जोड़ी जाएगी। और गैर पहचान जो व्यय होगा वो कैसे किया जाएगा, तो वो आपका घटाया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, तो सही आंसर हमारा होगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा सही आंसर, ए, इसका सही आंसर होगा ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बात कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि एक फर्म द्वारा एक कंपनी द्वारा अपनी संपत्ति के वित्त पोषण के लिए मालिकों के धन, किसके, मालिकों के धन की तुलना में बाहरी ऋण जो है इसका उपयोग करने की सीमा को किस अनुपात द्वारा मापा जाता है। ठीक है, यहाँ मालिकों के धन की बात की जा रही है और किसकी तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है जो ऋण लिया है, जो बाहर से ऋण लिया है उसके बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन क्या कह रहा है, चालू अनुपात, त्वरित अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात, ऋण इक्विटी अनुपात, क्या है आपका, ऋण इक्विटी अनुपात। तो इसमें से क्या होगा देखिए, तो इसमें जो सही आंसर होने वाला है, देखिए यहाँ पे क्या आपका जो ऋण इक्विटी अनुपात क्या होगा, आपका ऋण इक्विटी अनुपात क्या होगा, आपका जो लाभ होता है और ऋण होता है, ये दोनों जो ऋण और इक्विटी ये दोनों साथ में जोड़े जाते हैं, इससे इनका अनुपात निकलता है। तो सही आंसर क्या होगा उसका, डी का सही आंसर होगा। ये किस में जोड़ा जाएगा, आपका डी में जोड़ा जाएगा, ऋण इक्विटी अनुपात में ये आपका जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाएगा, तो ये इक्विटी के साथ, जो ऋण होगा आपके किसके साथ जोड़ा जाएगा, आपका इक्विटी के साथ जोड़ा जाएगा, जो ऑनर का धन है और जो ऋण लिया है इसके साथ ये जोड़ा जाएगा। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लाभांश का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग किया जाता है, किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है, उस वर्ष के लाभ से, कंपनी के पिछले वर्ष की संचित अविभाजित लाभ से, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत लाभ से, पूंजी मोचन आरक्षित खाते में रखी गई राशि। यही आपका आंसर होगा, जो पूंजी जो आपका ये पूंजी मोचन आरक्षित, ठीक है, जो आपका सीसीआर अकाउंट होता है इसमें जो आपका राशि रखी जाती है उससे आपका लाभांश का वितरित किया नहीं जाता है। ठीक है, इसके अलावा वर्ष में जो लाभ हुआ है, इसके अलावा जो पिछले पिछले वर्ष लाभ हुआ है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो लाभ हुआ है उसमें क्या आपको है, तो उसमें आपका लाभांश या हम लोग कह सकते हैं बोनस जो है आपका वितरित किया जाता है। लेकिन जो आपका क्या है पूंजी मोचन आरक्षित जो होता है खाते में, इसमें कोई इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाएगा, तो इसका उपयोग, ठीक है, आपका क्या है बोनस में, जैसे आपका बोनस हो गया, बोनस देने में इसमें किया जा सकता है। लेकिन जो कंपनी को लाभ होगा, लाभ किसमें, लाभ के जो खाते होंगे वो आपके ये तीन आपके लाभ के खाते होंगे। ठीक है, लाभ जब कंपनी को होता है उसका भुगतान करने के लिए। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 50,000 की आस्थगित राजस्व, क्या है आपका 50,000 का आस्थगित राजस्व की राशि को 5 वर्षों में अपलिखित करने का निर्णय लिया गया है। 5 वर्ष तक ये क्या किया जाएगा, रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में बैलेंस शीट में यह मद किस रूप में दिखाया जाएगा, किस रूप में दिखाई जाएगी। 5 वर्ष है तो सीधी सीधे हम लोग कह सकते हैं 5 को हम लोग 50,000 को अगर 5 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर साल क्या होगा अपलिखित किया जाएगा हर साल, तो कितना होगा 10 साल, 10,000 हर साल होगा ना आपका, 10,000 पर ईयर आपका हो जाएगा, 10,000 पर ईयर होगा। तो क्या देखिए क्या कहता है, तो पहली साल जब 10,000 हट जाता है तो बचा कितना आपका, तो बचेगा आपका 40,000, कितना बचेगा आपका 40,000 बच जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, संपत्ति पक्ष पर 50,000 की काल्पनिक संपत्ति के रूप में, बिल्कुल नहीं होगा। देयता पक्ष पर 40,000 की आकस्मिक देयता के रूप में, और तीसरा कहता है संपत्ति पक्ष पर
40,000 गैर चालू संपत्ति के रूप में, अर्थात शेष राशि, मतलब जो शेष राशि बची, शेष राशि कितनी बची हमारी, 40,000 बची है। तो ये आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रबंधन को यह विश्वास कराने का कारण है, प्रबंधन को यह विश्वास करने का कारण है कि कंपनी अगले 12 महीनों के भीतर बंद हो सकती है, तो लेखांकन के किस मौलिक सिद्धांत को यह प्रभावित माना जाएगा? किस लेखांकन, किस, हम लोग कहेंगे लेखांकन के किस मौलिक सिद्धांत को यह प्रभावित करेगा? तो उपार्जन अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा, द्वैत पहलू अवधारणा, या चल व्यवसाय अवधारणा। तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो सही इसका आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा ऑप्शन डी। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चल व्यवसाय अवधारणा ये प्रभावित माना जाएगा। सही आंसर क्या होगा इसका? डी सही इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदारी फर्म के विघटन पर निम्नलिखित में से कौन सा खाता तैयार नहीं किया जाता है? तैयार नहीं किया जाता है, वो आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। वसूली खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का ऋण खाता, लाभ और हानि विनियोजन खाता। ठीक है, और यहाँ पे किसका है? साझेदारी जो है, आपको साझेदारी फर्म में इसका विघटन हो चुका है। ठीक है, विघटन हो चुका है। चलिए आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। हम लोग बात करेंगे हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है साझेदारी है, ये जो फर्म है, कंपनी है, इसका जो है विघटन हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और समाप्त हो चुका है तो कौन सा खाता तैयार इसके बाद नहीं किया जाएगा? वसूली खाता, ये तो आपका तैयार किया जाएगा। जो भी जो का फर्म है, जो पैसा बना है, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो देनदारियां बची हैं, जो पैसा बचा है, जहां से हमें वसूलना है, जो आप उधार दे के रखा है फर्म, उससे पैसा वसूलने के लिए वसूली खाता तो आपका बनेगा। जैसे कंपनी है, उसको विघटन हो गया है, अब कंपनी में कोई सामान वगैरह है तो उसको बेचकर वो जो बचा पैसा है उसकी वसूली की जाएगी। इसके अलावा साझेदारों का पूंजी खाता, जो साझेदार उसका पूंजी खाता तो बिल्कुल होगा। साझेदारों का ऋण खाता, यदि उन्होंने ऋण लिया तो ऋण खाता भी होगा। लाभ और हानि विनियोजन खाता, ये ही आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ये तब होता है जब साझेदारी चल रही हो, जब साझेदारी ऑनगोइंग हो, तब ये खाता लगाया जाता है। जब इसका विघटन हो जाता है, साझेदारी का जब विघटन हो जाएगा, तब ये लाभ और हानि खाता का वियोजन नहीं किया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही इसका सही आंसर होगा हमारा डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा? तो डी इसका सही आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण में ड्यू पॉइंट विश्लेषण किस बारे में बात कर रहा है? ड्यू पॉइंट विश्लेषण में मुख्य रूप से किस अनुपात को तीन अलग अलग घटकों में, किसमें? तीन अलग अलग घटकों में बात की जाए, तीन अलग अलग घटक हैं, विभाजित करके कंपनी के प्रदर्शन की जांच की जाती है। तो देखिए यहाँ पे ड्यू पॉइंट की बात कर रही है और ये बता रहा है कि ड्यू पॉइंट के अंतर्गत कौन से हम लोग करेंगे, ये तीनों में से कौन ऐसी चीज है जिनका तीन रूप में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग विभाजित कर लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के प्रदर्शन की जांच करेंगे। आंसर बताने से पहले पुनः बताना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में। यदि आपने कोर्स परचेस नहीं किया, परचेस कर सकते हो। मात्र 349 में कोर्स आपको मिल रहा है, एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। देखिए साथियों, आपका एग्जाम है काफी ज्यादा निकट है और अब क्या करोगे आप अब लेंथी कोर्स नहीं पढ़ सकते हो, आप कह सकते हो फुल थ्योरी नहीं पढ़ सकते। अब आपको क्या चाहिए कि आपको ऐसी क्लास मिले जो आपको शॉर्ट नोट्स में आपके सिलेबस को कवर कराए। तो यदि आप ऐसी क्लास की तैयारी कर रहे हो या हम लोग कहेंगे कि ऐसी क्लास की आप सोच रहे हो कि ऐसी क्लास में मिल जाए, तो आप हमारे एक बार डेमो तो आप ले सकते हो ना, डेमो तो ले लो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, एग्जाम वेब। आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे एग्जाम वेब, आप सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप इसको डाउनलोड कर लो, कम से कम आप डेमो देख लो। अगर कोर्स पसंद आए, वीडियो पसंद आए, क्लास लेक्चर पसंद आए, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। मात्र 349 में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग। जो आपको बात की गई, वित्तीय विवरण विश्लेषण की बात की जा रही थी। ड्यू पॉइंट विश्लेषण था इसमें, और तीन पार्ट इसके कौन से हो सकते हैं जो कंपनी के प्रदर्शन की जांच करते हैं। तो संपत्ति का प्रतिफल बिल्कुल नहीं होता है आपका, शुद्ध लाभ अनुपात यही नहीं होता है, इक्विटी पर प्रतिबल यही आपका होता है, इक्विटी पर प्रतिबल। ये क्या करता है, इक्विटी के जो प्रतिबल होता है ये अपने तीन अनुपातों में, जो ये अपने तीन अनुपातों में कंपनी के प्रदर्शन की जांच करता है। किसके? तीन अनुपातों में कंपनी के प्रदर्शन की जांच करता है। तो पहला क्या हमारा रहेगा, तो पहला जो घटक होता है वो आपका होता है लाभ मार्जिन, दूसरा होगा क्या, संपत्ति टर्नओवर, और तीसरा होता है आपका वित्तीय उत्तोलन। ठीक है, ये आपके तीन होते हैं।
तीन आपके होते हैं, उतना आपको खास याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इक्विटी जो है, इक्विटी का जो प्रतिबल होता है ये आपके तीन घटकों में विभाजित होकर प्रदर्शन की जांच करता है, ठीक है। जिसमें आपका लाभ मार्जिन हो गया, कौन सा होगा, पहला आपका लाभ मार्जिन, वित्तीय उत्तोलन, और दूसरा क्या, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा आपका होगा वित्तीय, या हम लोग कहेंगे संपत्ति, जो पूरे साल संपत्ति हमने कंपनी ने दर्ज की है उसका टर्नओवर क्या है, ये हम लोग तय करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नकदी प्रवाह विवरण के परिचालन गतिविधियों में चालू देयताएं जैसे कि क्रेडिटर्स में वृद्धि का शुद्ध लाभ में क्यों जोड़ा जाता है, शुद्ध लाभ में क्यों जोड़ा जाता है। ऑप्शन देखिए, क्योंकि क्रेडिटर्स में वृद्धि एक गैर नगद व्यय है, क्योंकि यह एक निवेश गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। क्योंकि यह क्रेडिट, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, इसमें वृद्धि का अर्थ है कि क्रय के लिए नकद का बहिर्भाव नहीं हुआ है, जिससे लाभ की जो तुलना में नकद शेष अधिक है। और डी ऑप्शन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, तो ये कहता है क्योंकि यह एक वित्त पोषण गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ बात की जा रही है आपकी नकदी प्रवाह परिचालन गतिविधि में चालू देयताएं जैसे क्रेडिटर्स में वृद्धि, इसमें वृद्धि की बात की जाए तो इसमें शुद्ध लाभ क्यों जोड़ा जाता है, तो इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जो क्रेडिटर्स में वृद्धि का सीधा अर्थ होता है कि क्रय का जो है इसका बहिर्भाव, जो बहिर्भाव नहीं हुआ है, बाहर नहीं गया, तो लाभ की तुलना में क्या है, ये नकद जो है ये शेष रह गया है। इसलिए सही आंसर क्या होगा हमारा 89 का क्वेश्चन का सही आंसर हमारा कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर होगा, तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शेयरों को पुनः जारी करना, शेयर को पुनः जारी करने पर होने वाला अधिशेष शेयर जब्ती खाता से पूंजी आरक्षित खाता, शेयर जब्ती खाते से पूंजी आरक्षित खाते में किस सिद्धांत के तहत स्थानांतरित किया जाता है, किस सिद्धांत के तहत स्थानांतरित किया जाता है, तो वो आपका होता है पूंजीगत लाभ और हानि का सिद्धांत। ये इस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। सही आंसर क्या होगा उसका, डी इसका सही आंसर होगा, सॉरी ए इसका सही आंसर होगा, ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पूरी तरह से प्रदत्त यानी फुली पेड बोनस शेयर जारी करने के लिए निम्नलिखित में से किस आरक्षित निधि का उपयोग नहीं किया जाता है, किस निधि का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, पूंजी मोचन आरक्षित, इसका तो उपयोग किया जाता है, हम लोग कुछ नहीं कर चुके हैं, इसका प्रयोग आपका बोनस में किया जाता है, ठीक है। बोनस में हम लोग ये करते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन भी गया था जिसमें हम लोग नहीं की बात की थी, तो बोनस था आपका, वो आपका था ये पूंजी मोचन आरक्षित, ये आपका बात की गई थी। इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित, ये भी आपका बोनस की बात करता है। मुक्ति आरक्षित जैसे कि सामान्य आरक्षित, तो ये भी आपका बोनस की बात करता है। पुनर्मूल्यांकन आरक्षित, ये किसकी बात करता है, तो ये आपकी बोनस की बात नहीं करता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी जो होगा पुनर्मूल्यांकन आरक्षित, ये आपके क्या है, ये आपके बोनस की बात नहीं करता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या देख लिया, क्वेश्चन देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से आपके जो नियम है ये हम लोग है जो आपके बोनस शेयर जारी करने के लिए माने जाते हैं, ठीक है। ये तीन आपके माने जाते हैं, याद रखिएगा बोनस के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किसी कंपनी को लाभांश घोषित करने की तिथि से अधिकतम कितने दिनों तक के भीतर लाभांश का भुगतान करना अनिवार्य है। लाभांश जो हुआ है कंपनी को कितने दिन में वह वितरित कर सकती है, ठीक है। मतलब उसको पैसा देना ही देना है कि इतने दिन है, इतना अल्टीमेटम समझ लो आप कि या तो 15 दिन, 21 दिन, 30 दिन या 45 दिन। तो देखिए कंपनी अधिनियम 2013 के इसकी धारा होती है, धारा है धारा 127, कौन सी है, धारा 127, धारा 127। तो धारा 127 ये कहती है कि यदि कंपनी ने अपना लाभांश घोषित कर दिया है, कंपनी ने अपना लाभांश घोषित कर दिया है, तो उसे कितने दिन के अंदर, तो उसे अपने 30 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर अपने लाभांश का भुगतान करना अनिवार्य होगा। कितने दिनों के अंदर, तो 30 दिनों के अंदर अपने लाभांश का भुगतान करना उन्हें अनिवार्य होगा। सही आंसर क्या होगा उसका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 का कौन सा सही आंसर होगा, तो इसका सी सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नगद प्रवाह विवरण के संदर्भ में बाजार योग्य प्रतिभूतियां जिनकी
परिपक्वता अवधि 3 महीने या उससे कम है, उसे क्या माना जाता है, उसे क्या माना जाएगा? चलिए देखते हैं। निवेश गतिविधि, वित्त पोषण गतिविधि, नगद समकक्ष विधि, समकक्ष और या अल्पकालिक निवेश, इसे क्या माना जाएगा यदि वह 3 महीने से कम में बात करता है? ठीक है, 3 महीने से यदि कम है तो वह क्या होगा? चलिए, तो उसे क्या माना जाएगा? तो उसे माना जाएगा आपका नगद समकक्ष। क्या माना जाएगा? आपका नगद समकक्ष माना जाएगा। सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहा है, क्या कह रहा है हमारा कि लेखांकन की कौन सी अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि मूल्यांकन सिद्धांतों और विधियों जैसे कि मूल्य ह्रास पद्धति जो पद्धति है को वर्ष भर को यह पूछा गया है, को वर्ष दर वर्ष एक समान तरीके से लागू किया जाएगा। एक समान तरीका से लागू, एक समान की यहाँ बात करें और जहाँ एक समान होगा वहां क्या हो गया कि निरंतरता हो जाएगी, निरंतरता की अवधारणा हो जाएगी। ठीक है, यही आपका आंसर फिर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अल्पकालिक तरलता, किसकी है? अल्पकालिक तरलता का सबसे रूढ़िवादी और कड़ा माप है। सबसे रूढ़िवादी और कड़ा माप है। चलिए बात करते हैं। चालू अनुपात ये तो आपका नहीं होता है। कार्यशील पूंजी टर्नओवर अनुपात ये भी आपका नहीं होता है। पूर्ण तरलता अनुपात यही आपका होता है। ये सबसे कड़ा और क्या है, सबसे रूढ़िवादी सिद्धांत यही आपका कहलाता है। सही आंसर क्या होगा इसका? सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदार की मृत्यु, जो साझेदार है कंपनी का, जो साझेदार है, अब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी यदि मृत्यु हो जाती है तो मृतक साझेदार के निष्पादक यानी एग्जीक्यूटर को भुगतान करने के लिए आवश्यक लाभ की गणना किस आधार पर की जाएगी? यानी जिस समय जो आपका साझेदार है वो आपका मर गया, लेकिन साझेदार का जो एग्जीक्यूटर है वो अपना पैसा लेने आया कि जो हमारे वालिद हम लोग कह सकते हैं, जो हमारे कह सकते हैं माता पिता, जो भी इसका एजुकेटर है, ठीक है, वो अपना पैसा लेने आया कि हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने, हमारे भाई ने ये काम किया है तो मुझे इसका पैसा चाहिए क्योंकि मैं इसका मालिक बनता हूँ उनके मरने के बाद। ठीक है, तो उसकी गणना किस प्रकार से की जाएगी? मृतक साझेदार को लाभ केवल वर्ष के अंत में भुगतान में किया जाएगा? बिल्कुल नहीं आपको किया जाएगा, क्योंकि अब क्या है, साझेदार जो था वो पूरे साल के लिए था। साझेदार कैसा था? वो आपको पूरे साल के लिए था, लेकिन जो साझेदार मर गया बीच में, तो क्या वो जो बचे 2 लोग हैं, मान लीजिए 3 लोग थे, इसमें से एक साझेदार तो मर गया, तो क्या 2 लोग होंगे वो पूरी साल मेहनत करेंगे, फिर तीसरे साल के अंत में वो जो तीसरे साल जो तीसरा साझेदार उसका हिस्सा बनता था वो उसको दे देंगे, तो उसके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। अगला देखिए, लाभ की गणना मृत्यु की तारीख के समय आधार पर या बिक्री के आधार पर समझौते के अनुसार की जाती है। बिल्कुल यही आपका ठीक हो जाएगा। जब साझेदार मरता है, साझेदार जब मर जाएगा, ठीक है, यदि साझेदार मर जाता है तो क्या होगा, जिस तारीख को मरा है, ठीक है, उस समय तक लाभ की गणना कर ली जाएगी और जो लाभ होगा वो आपस में बांट दिया जाएगा। या फिर जब साझेदारी हो रही थी उसमें जो समझौता हुआ था, जो नियम कानून बनाए गए थे, यदि उसमें कुछ बीच में आता है तो उस अनुसार क्या है, वो साझेदारी आपकी की जाएगी, उसका लाभ उस प्रकार से बांटा जाएगा। सही आंसर क्या होगा उसका? डी का सही आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। सॉरी, 20 का सही आंसर होगा, बी। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि एक राजस्व व्यय को गलती से पूंजीगत व्यय मान लिया जाता है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम लोग कहेंगे मशीनरी की मरम्मत मशीनरी खाते में डेबिट किया गया है, तो इस त्रुटि का कारण लाभ और हानि विवरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया है, ये राजस्व व्यय की बात की जा रही है और क्या है, उसमें गलती हो गई है, जो पूंजीगत खाता है उसको मान लिया गया है। अब मशीनरी उदाहरण दिया गया, जैसे मशीनरी की मरम्मत को मशीनरी खाते में डेबिट किया गया है, तो इस त्रुटि को हम लोग क्या लाभ या हानि होगी? तो सबसे पहली बात तो क्या होगा, आपका लाभ ही होगा। शुद्ध लाभ कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, शुद्ध लाभ आपका बढ़ जाएगा। शुद्ध लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। शुद्ध लाभ आपका बढ़ जाएगा, शुद्ध लाभ आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो राजस्व है ये तो आपका घाटे में काउंट होता है, ये तो आपका घाटे में काउंट होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, इसका काउंट नहीं किया गया, तो इस काउंट नहीं किया गया तो वह पैसा कैसा होगा, तो वो आपका लाभ में काउंट हो जाएगा। किसमें काउंट होगा? तो वो आपके लाभ में काउंट हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा इसका? सी सही आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पूंजी मोचन आरक्षित बनने का
मुख्य उद्देश्य क्या है, सॉरी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूंजी मोचन आरक्षित। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। कंपनी की दीर्घकालिक शोधन क्षमता बढ़ाना है, शेयर धारकों को भविष्य में लाभांश वितरित करने के लिए एक कोष बनाना है, वरीयता शेयरों के विमोचन के लिए पर्याप्त नकद की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अगला कह रहा है समता शेयर पूंजी में कमी को रोकना, जो वरीयता शेयरों के विमोचन पर होती है, ताकि शेयर धारकों के लिए एक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा, कौन सा होगा? वो आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा, समता शेयर पूंजी। कौन सा होगा? समता शेयर पूंजी में कमी को इसमें रोकना है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा उसका? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो लेखांकन की द्वैत पहलू अवधारणा। ठीक है, द्वैत पहलू अवधारणा की बात की जाए कि निम्नलिखित में से किस आधारभूत लेखांकन समीकरण को जन्म देती है? ऑप्शन देखते हैं। राजस्व माइनस व्यय यानी यह लाभ होगा, संपत्ति बराबर क्या? देयता प्लस पूंजी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि नगद अंतर्वाह माइनस क्या है? नगद बहिर्वाह इक्वल टू क्या होगा आपका? नगद प्रवाह हो जाएगा, शुद्ध नगद प्रवाह हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि चालू संपत्तियां क्या होगी? माइनस चालू देयताएं इक्वल टू क्या होगा आपका? तो ये आपकी कार्यशील पूंजी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सही जो आंसर होगा वो आपका होगा नगद अंतर्वाह, और माइनस हम लोग क्या करेंगे? नगद बहिर्वाह करेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा? शुद्ध नगद लाभ ये आपका निकल के आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा इसका? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सी सही आंसर होगा। चलिए इसमें थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा नगद द्वैत पहलू अवधारणा की बात की जा रही है ना, तो इसमें सही आंसर होगा आपका संपत्तियां जो है आपकी, देयताएं और प्लस पूंजी। इसको हम लोग पूंजी हो जो हमें लेना है और हमारी जो पूंजी है इसको मिलाकर हम लोग संपत्तियां बना सकते हैं। तो ये भी आपका सही आंसर होगा। दोनों ही आपके सही आंसर हो रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बी और सी दोनों ही आपके सही आंसर है। फिर हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअली ऐसा कुछ आता है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 20 का सही आंसर मान लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा हमें साफ नजर आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है कि जो आपकी संपत्ति होती है वो आपकी देयताएं और पूंजी ये दोनों को मिलाकर आपकी बनती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बी सही आंसर हो जाएगा, बी। और अब हम लोग देखेंगे आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसको देख के हम लोग क्लास को अंत करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि लेखांकन अनुमान जैसे संदिग्ध ऋण प्रावधान की दर में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को कैसे लागू किया जाएगा, किस प्रकार से लागू किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। इसे हमेशा पूर्वव्यापी क्या है? पूर्वव्यापी आधार पर लागू किया जाता है, जैसे कि गलती का सुधार। ऑप्शन अगला कह रहा है कि इसे केवल अगले वर्ष में लागू किया जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इसे तुरंत लाभ और हानि वियोजन खाते में स्थानांतरित किया जाता है। और चौथा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि इसे भावी आधार पर लागू किया जाता है, यानी वर्तमान और भविष्य की अवधियों में इसे लागू किया जाता है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ हम बात करें लेखांकन अनुमान की बात करी जा रही है, और क्या बात की जा रही है? जैसे कि हम लोग बात की जाए संदिग्ध ऋण प्रावधान की बात की जा रही है, इसमें यदि परिवर्तन होता है तो यदि परिवर्तन होगा तो ये आपके भविष्य के अवधियों में ये जोड़ा जाएगा, या हम लोग भविष्य के लिए ये जोड़ते हैं। तो भाई से क्या कहेंगे हम लोग? इसे भावी आधार पर लागू किया जाता है और वर्तमान और भविष्य की अवधियों में इसे कर दिया जाता है। तो चलिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पे अपने 100 टॉप 100 एमसीक्यूज आपने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं पुनः यही कहूंगा कि यदि इस वीडियो में आप 50 कमेंट भी आ जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो आपके 100 एमसीक्यूज कराया मैंने, इसको मैं क्यूज फॉर्म में आपको ऐप पे उपलब्ध करा दूंगा। तो बस आपको क्या करना है? 50 कमेंट करवाने हैं, यानी आपको 50 लाइक भी हो जाए, 50 कमेंट हो जाए, मजा आ जाएगा। ये आपको क्यूज फॉर्म में आपको ऐप पे मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को हम लोग अब करेंगे एंड। पुनः बताना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में, मात्र 349 रुपए में मिल रहा है आपको, कोर्स से मिलाया जा रहा है। हिंदी माध्यम में हम लोग कोर्स कवर करा है, जिसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट आपके कवर कराए जाएंगे, और सारे किस माध्यम में होंगे? तो सारे आपके हिंदी माध्यम होंगे। जैसे आपका लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब किस में कराया जाएगा? आपका हिंदी में कराया जा रहा है। और आपको हम लोग क्या करा रहे हैं? एक टॉपिक वाइज क्विज भी कराएंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो आपके नोट्स दिए जाएंगे काफी ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं, और शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, ताकि जो नोट्स हैं आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो और आपकी तैयारी को बूस्टर प्रदान करें। तो चलिए यदि आपको संबंधित इससे बैच संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास को करेंगे एंड। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।